फ्लैट नंबर 252। ये नंबर सुनने में जितना नॉर्मल लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। ये स्टोरी दिल्ली के ऐसे फ्लैट से जिसका नंबर 252 था। क्या है फ्लैट नंबर 252? इसमें क्या रहस्य है? ये दिल्ली का वो फ्लैट है जहाँ पर एक ऐसी घटना शुरू हुई जिसमें एक छोटी बच्ची से लेकर एक पूरा परिवार हिल गया। उस फ्लैट का राज आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस वीडियो के अंदर आज मैं एक ऐसे फ्लैट की बात करने जा रहा हूँ, उस फ्लैट के अंदर रहने वाली फैमिली जो दुर्घटना से गुजरी, जो उन्होंने फ़ील किया, वो आज मैं अपनी ज़ुबानी बताने वाला हूँ। एक-एक शब्द जो उन्होंने मुझे लिख के भेजा है, जो-जो मेरी उनसे बात हुई है, आज हम विस्तार से उस पर चर्चा करने वाले हैं। ये सिर्फ़ एक स्टोरी नहीं है, स्टोरी से कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो अपनी सीट की पेटी बाँध लीजिए और निकल पड़िए मेरे साथ इस हॉरर शो में। नमस्कार, मेरा नाम है जतिन ठाकुर, आपने मुझे पॉडकास्ट करते हुए देखा होगा। अब मैं आपकी ही कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाना चाह रहा हूँ। शुरुआत करने से पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो इस वीडियो को। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली में। एग्ज़ैक्ट लोकेशन मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि हमें थोड़ा प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता है। दिल्ली के एक फ्लैट से शुरू हुई ये कहानी कब मौत का एक खेल बन गया, ये भी बहुत समझना मुश्किल है। इस वीडियो के अंदर, इस स्टोरी के अंदर मैं आपको एग्ज़ैक्ट बताने वाला हूँ कि उस रात हुआ क्या। ये कहानी के अंदर एक परिवार है। परिवार में एक माता है, एक पिता है। उनकी एक छोटी बेटी है। अभी वो बिहार के अंदर रहते हैं। बिहार में उनके पिताजी जिनका नाम अनमोल है, वो बहुत मेहनत से मज़दूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम दीपाली है। दीपाली काफ़ी ज़्यादा नटखट है। वो वो अपने गाँव के अंदर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि जितनी प्यारी उसकी हरकतें हैं, सारा गाँव उसे प्यार करता था। बिहार में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ ना होने के कारण, घर ना चलने के कारण उन्होंने एक फ़ैसला किया कि क्यों ना हम दिल्ली आके रहें। और और जब वो ये फ़ैसला ले रहे थे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमारा नया व्यवसाय होगा, नया काम-धंधा हम नए शहर में जाके स्टार्ट करेंगे। अनमोल ने ये डिसीज़न जब लिया, तब वो बहुत खुश थे, लेकिन कहीं न कहीं परिवार से बिछड़ने का उन्हें दुःख भी था। हालाँकि जैसे-तैसे वो अपने परिवार को मना के दिल्ली आ जाते हैं। यहाँ वो दीपाली के साथ और अपनी वाइफ़ के साथ एक फ्लैट के अंदर कमरा लेते हैं, जिसका नंबर था फ्लैट नंबर 252। 252 में उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। कुछ दिन उन्होंने बहुत ही सुहाने दिन गुज़ारे। अपने घर को सजाया, एक-एक डेकोरेशन का सामान लाना, अपने हाथों से घर को सजाया जा रहा था। उनकी वाइफ़ बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो एक ऐसी जगह से निकल के आई थी, जहाँ से बहुत कम लोग निकल के आ पाते हैं। एक नई ज़िंदगी शुरू करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उस ज़िंदगी के अंदर जब आपके पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ होते हैं, काम भी करना है, परिवार को भी पालना है, ये सारी चीज़ें वो सोच के आए थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके साथ जो होगा, वो इससे कहीं ज़्यादा भयानक होगा। जैसे-तैसे उन्होंने अपना घर सेटअप कर लिया। कुछ ही दिन उनको रहे हुए थे वहाँ पे और वो बहुत खुश थे। एक रात जब उनकी पूरी फैमिली उस फ्लैट में आराम से सो रहे होते हैं, तभी उनका दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बजता है। इस टाइम रात के 1 बज रहे हैं। अचानक से जब वो दरवाज़ा खोलते हैं, तो नीचे से उनके पड़ोसी निकल के आते हैं। उनको रिसेंटली पता लगा कि एक नई फैमिली फ्लैट नंबर 252 में शिफ्ट हो गई है। वो बोलते हैं कि भाई साहब आप कौन? उनके पड़ोसी उन्हें बताते हैं कि आप यहाँ कब आए और क्यों आए? वो बताते हैं कि हम बिहार से अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं और अभी हमें यहाँ 5-6 दिन ही हुए हैं रुके हुए। वो बताते हैं कि आप यहाँ आ तो गए हैं। अनमोल उनसे पूछते हैं कि आपका इतनी रात में कैसे आना हुआ? वो बोलते हैं कि भाई साहब आप इस फ्लैट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ दो। अनमोल जैसे ही ये बात सुनते हैं, वो चौंक जाते हैं कि एक व्यक्ति रात के 1 बजे उनका दरवाज़ा बजा रहा है। आप सोचो वो किस तरीके का मंज़र होगा और दरवाज़ा बजा के ये बोल रहा है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस फ्लैट को छोड़ दीजिए। हालाँकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया था, बहुत ज़्यादा पैसे दे रखे। वो रेंट पे ज़रूर थे, लेकिन पैसा तो फिर भी रेंट पे लगता है। अब अचानक से जब वो ये बात सुनते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं और तुरंत पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला? ये हमारा फ्लैट है, हमने रेंट पे लिया है, हम क्यों छोड़ दें? आप हमें डरा रहे हैं या धमका रहे हैं? आप हैं कौन? वो बोलते हैं, मैं आपका शुभचिंतक हूँ, क्योंकि इस फ्लैट में क्या हुआ है, वो आप नहीं जानते। वो बोलते, क्या हुआ है इस फ्लैट में? इस फ्लैट के अंदर की घटना मैं आपको आगे बताऊँगा। जब ये बात चल रही थी, तब उनकी वाइफ़ काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उनकी वाइफ़ ने उनको अंदर बुलाया, एक बार आप अंदर आओ। अंदर आने के बाद वो
उस पर्सन को जो बाहर खड़ा था उनका पड़ोसी, उसको अंदर इनवाइट करते हैं कि आप अंदर आओ। वो अंदर आने से मना कर देता है। वो कहता है मैं इस फ्लैट में एक कदम भी अंदर नहीं आऊँगा। आपको जो बातें करनी है आप मेरे साथ नीचे चलो। तो मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताऊँगा इस फ्लैट में हुआ क्या। वो डिनाई कर देते हैं। उनको लगता है कि शायद ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो रात-बेरात उनको परेशान करना चाहे। वो कहते हैं कि भाई साहब अभी रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, हम आपसे सुबह बात करेंगे। ऐसा ही करने के बाद वो व्यक्ति नीचे चला जाता है। जब वो अपनी वाइफ़ से चर्चा कर रहे होते हैं, तो वाइ उनकी वाइफ़ बोलती है कि एक बार आपको इस फ्लैट के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है इससे कोई ऐसा इतिहास जुड़ा हो जो उनको नहीं मालूम था। वो तुरंत ओनर को फ़ोन लगाते हैं। जो उस फ्लैट नंबर 252 का ओनर होता है, जो मालिक होता है उसे फ़ोन करते हैं। मालिक को पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। क्या आप हमें बता सकते हो कि इस फ्लैट का इतिहास क्या है? मालिक उसे बताने से मना कर देता है। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। खामखा की अफ़वाह लोग उड़ाते हैं। आप उनकी अफ़वाहों में मत आइए, आप आराम से रहिए। हालाँकि ये बात सुन के वो धैर्य तो नहीं रखते हैं, परंतु वो सो जाते हैं। अगली सुबह वो नीचे जाते हैं और उस व्यक्ति का दरवाज़ा बजाते हैं। बोलते हैं कि क्या घटना है? क्या इतिहास है उस फ्लैट का? आप रात के 1 बजे आए थे। वो उनको अंदर बुलाता है और बताता है, इस फ्लैट के अंदर बहुत पहले एक लेडी ने सुसाइड कर लिया था। उस लेडी ने अपने पति से तंग आके सुसाइड किया था। बाद में पुलिस केस भी हुआ था। पुलिस ने छानबीन भी की थी। वो एक नॉर्मल सुसाइड केस निकला था। यहाँ तक जो बात समझ में आ गई थी, वो नॉर्मल थी कि एक व्यक्ति ने उनको बताया कि इस फ्लैट के अंदर सुसाइड की गई है। ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन फिर भी डर सबको लगता है, अगर वो व्यक्ति ये सोचे कि सुसाइड हुई है, तो मालिक ने ये बात छुपाई क्यों? वो तुरंत मालिक को फ़ोन लगाते हैं और वो बताता है कि हाँ, इसमें सुसाइड की गई थी, लेकिन उसके बाद इसमें कोई घटना ऐसी नहीं हुई है। आप यहाँ पे रहिए क्योंकि देखिए बहुत महँगे फ्लैट है दिल्ली में। आपको जिस रेट में ये मिला है, आप जल्दी से छोड़ के नहीं जा सकते और आपने काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी अमाउंट भी दे रखा था। तो अनमोल के लिए डिसीज़न लेना बड़ा मुश्किल था। हालाँकि उन्होंने कुछ ऐसा महसूस नहीं किया था। फिर भी वो उससे पूछते हैं कि अगर उस लड़की ने सुसाइड किया है, वो किस वजह से किया है? ये बात उनको नहीं पता थी। हालाँकि सिर्फ़ इतना पता था कि हस्बैंड वाइफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी और उनका एक बच्चा था। उनकी उनकी भी एक सेम ऐज की बेटी थी जो अभी अनमोल के पास है। इससे पहले 2 फैमिली यहाँ पे रह के गई और दोनों फैमिली ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस की है। चाहे उनका किचन हो, चाहे वो डाइनिंग हॉल हो, चाहे उनका रूम हो, हर जगह कई लोगों ने ये बताया है कि रात-बेरात इसके अंदर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। और ना सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जब ये फ्लैट खाली होता था, तो फ्लैट नंबर 252 के आस-पास से भी कोई नहीं निकलता था। नीचे वाले पड़ोसियों का बताना है कि उसमें से रात-बेरात झगड़ा करने की आवाज़ आती है। रोज़ रात के अंदर एक लेडी चिल्लाती है। और कई लोगों ने उसको सुना है। जब रात के 12 या 1 बजता है, उस लेडी की चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। किसी पड़ोसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो ऊपर जाके देख ले, क्योंकि वो एक टॉप फ्लोर था और टॉप फ्लोर के ऊपर जाने की सबकी हिम्मत नहीं होती थी। बंद फ्लैट के अंदर कई लोगों ने कोशिश की जाने की, लेकिन हमेशा ताला लगा हुआ मिला। अब अचानक से ये फैमिली आई, तो इनको आगाह करना बहुत ज़रूरी था। जब अनमोल ये सारी बातें सुनते हैं, तो अपने फ्लैट पे जाते हैं। फ्लैट नंबर 252। वो जाके एक मुआयना लेते हैं कि एक्चुअली अंदर है क्या? उनको ऐसा कुछ फ़ील नहीं होता है। नेक्स्ट डे वो अपने काम-धंधे पे चले जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि ये शायद हो सकता है हमें भूलना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ना तो इतना पैसा है और ना इतना बैकअप कि अब जाके हम नया फ्लैट ले पाएँ। अनमोल अपनी वाइफ़ से कहते हैं कि ये जो भी इंसिडेंट आज तेरे को पता लगा है, इसे जितनी जल्दी हो सके भूल जा। अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है। उनकी वाइफ़ एक दिन कपड़े धो रही होती है। और कपड़े धोते-धोते उनको ऐसा एहसास होता है जैसे उस घर के अंदर किसी ने उनको आवाज़ लगाई। उनका नाम लिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे मना किया गया है। मैं उनका नाम यहाँ पे ऑनलाइन नहीं बता सकता, लेकिन उनका नाम स्पिरिट ने लिया। ऐसा लगा किसी ने लेडी ने उसको आवाज़ मारी, लेकिन वो आवाज़ नॉर्मल नहीं थी। हुँ, उनकी वाइफ़ बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली आवाज़ थी। जब वो आवाज़ सुनती है, तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि अभी तो दिन निकला है। दिन के अंदर अगर आवाज़ आ भी गई है, हो सकता है वो बाहर से आ रही हो। लेकिन फिर भी वो रात के अंदर अपने हस्बैंड को ये चीज़ बताती है कि आज मुझे इस फ्लैट के अंदर किसी ने आवाज़ मारी है। अनमोल इस बात को लेके ये बोलते हैं कि तेरे दिमाग के अंदर ये चीज़ हावी हो गई है क्योंकि लोगों ने तुझे ये चीज़ें दिमाग में डाल दी है। हालाँकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, हमें 5 दिन हो गए, 5 दिन से तो हमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लगा था।
फिर अचानक से क्या हुआ, जब बात सुनने के बाद तुझे आवाज़ भी आने लगी। सारी बातें नॉर्मल थी। उसकी वाइफ़ को भी लगने लगा कि हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। लेकिन उनकी कहानी जब बदली, जब एक रात उनकी बेटी दीपाली अकेले कमरे में रात में 2 बजे अकेले बैठ के बातें कर रही होती है। ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अनमोल की ज़ुबानी जो उन्होंने रो-रो के बताई। वो कहते हैं कि उस रात वो किचन में पानी पीने के लिए गए। उनकी बेटी उनके पास सोई थी, उनकी वाइफ़ भी उनके साथ थी। अब अचानक से जब वो बाहर की तरफ आते हैं, तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी किसी से अकेले में बात कर रही है। वो एकदम से ये सीन देख के चौंक जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि तुरंत अपनी वाइफ़ को उठाते हैं। बोलते हैं कि देख, यहाँ पे किससे बात कर रही है। उनकी वाइफ़ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो दीपाली से कई बार पूछती है कि तू किससे बात कर रही थी? कौन था यहाँ पे? और तू क्यों उठ के गई बाहर? जब तेरे को बताया गया है कि तेरे माँ-बाप अंदर सो रहे हैं, तो तुझे बाहर कैसे किसने आने दिया? दीपाली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। दीपाली उस वक़्त कुछ नहीं बोलती है। लेकिन अगले दिन जब अनमोल अपने काम पे जाते हैं, दीपाली सेम तरीके से दोपहर के अंदर भी बातें दोहराती हैं। अकेला खेलना खिलौने के साथ या फिर अकेले बड़बड़ाना, शीशे के आगे कहीं देर तक अपने आप को देखते रहना। सबसे डराने वाली बात ये थी कि अब वो उन चीज़ों को देख रही थी जिससे दीपाली को खतरा हो सकता है। किचन के नाइफ्स, उसने कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं देखा था कि वो इतना बड़ा नाइफ़ जो सब्ज़ी काटने के लिए होता है, वो दीपाली के हाथ में होगा। उसकी वाइफ़ ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर गई। उन्होंने उससे वो नाइफ़ छीना और वो बहकी-बहकी बातें करती थी कि मेरी नई दोस्त मुझे बहुत प्यार करती है। मम्मा, आप मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ एक नई माँ है। मम्मा, आप मुझे डाँटती हो, मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती है। आप मेरी माँ हो ही नहीं, आप मेरी दुश्मन हो, आप आंटी हो। और वो मेरी असली मम्मा है। जब ये बातें उसकी माँ ने सुनी, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जब वो दीपाली से पूछती कि तेरी मम्मी कौन है? तेरी मम्मी कहाँ से आई है? तो इसका जवाब वो कभी नहीं देती। जैसे मानो इसके आगे वो बोलना ही नहीं जानती हो। ये सारी बातें हर दिन अनमोल को पता लगती थी। अनमोल काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन इस बात से उदास भी था कि वो अपने परिवार को लेके जाए, तो जाए कहाँ? या तो उसे मजबूरी के अंदर वापस बिहार जाना पड़ेगा, जहाँ उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होगी, या फिर उसको यहीं रहना पड़ेगा, मजबूरी थी, क्योंकि पैसा हाथ के नीचे नहीं था। एक रात, सबसे भयानक रात वो थी, जिस समय ये दोनों हस्बैंड वाइफ सो रहे थे। ये काफ़ी ख़्याल रखते थे कि दीपाली उनको छोड़ के रात में ना जाए। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिन्होंने जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये देखते हैं अचानक 2:30 बजे के करीब दीपाली इनके साथ नहीं थी। ये दीपाली को पूरे घर में ढूँढते हैं। अब जो माहौल है वो ये है कि दीपाली गई तो गई कहाँ? वो घर में नहीं थी। दरवाज़ा बाहर का खुला था। उनको लगा शायद वो फ्लैट से नीचे उतर गई है या उसको कोई ले गया है। वो फटाफट पड़ोसियों का दरवाज़ा बजाते हैं। पड़ोसी से बात करते हैं कि हमारी बेटी नहीं मिल रही है। जब सारे लोग बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि इनकी बेटी कहाँ गई? वो फटाफट जब ऊपर से आवाज़ आती है, तो छत की तरफ भागते हैं। डीडीए फ्लैटों की छत काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि आपस में बहुत सारे फ्लैट जुड़े होते हैं। अब वो जब ऊपर पहुँचते हैं, तो दीपाली को आसानी से नहीं ढूँढ पाते हैं। एक कोने के पास, टंकी के पास बैठ के दीपाली हँस रही होती है और अकेले-अकेले बड़बड़ा रही होती है। और सबसे डराने वाली बात ये थी कि दीपाली जहाँ बैठी थी, वहाँ से ऊँचाई छत मुंडेर थी। और मुंडेर के ऊपर सिर्फ़ 1 फुट का गैप था। अगर दीपाली उस मुंडेर पे बैठी होती या अगर दीपाली उस पे झाँक रही होती, तो उसे शायद वापस लाना मुश्किल था। यहाँ भगवान का शुक्र करते हुए उसके माँ-बाप ने ये बोला कि हमारी बेटी नीचे बैठी है, अंधेरे के अंदर। टंकी के नीचे एक स्पेस था, उस स्पेस के अंदर वो नीचे बैठी थी और वहाँ अकेले-अकेले बोल रही थी। वहाँ से जब उठाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है। वो रोती है कि मुझे खेलने दो, मेरी मम्मी के पास से मुझे मत ले जाओ। मेरी माँ मेरे को बुला रही है। मेरी माँ मुझे पुकार रही है। ये बातें जब वो सुनते हैं, तो वो समझ नहीं पाते। जब उसे नीचे लेकर आया जाता है, सारे लोग उसको समझाते हैं, प्यार से बोलते हैं कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे खाने-पीने की चीज़ें देते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तब अनमोल ये डिसाइड करते हैं कि वो एक बार छत पे जाएँगे। रात के 3:30 बज रहे हैं। अनमोल छत पे आ गए हैं। अनमोल ने छत पे आके अकेले में ये बोला कि तू जो भी है, मेरी बेटी को छोड़ दे। अगर तेरा इसके साथ लगाव है, तो
ये मैं तेरे को ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरी बेटी को कोई नुकसान मत पहुँचा। हमारा बहुत छोटा परिवार है, मैं बहुत गरीब हूँ। वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, उनको लगता है कि कोई आत्मा, कोई प्रेत, कोई भूत उनकी बात सुन रहा है और जब ये करते हैं, वो नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने के बाद उनकी वाइफ़ की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इस इंसिडेंट के बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब वो यहाँ से बिहार वापस जाएँगे। उनको अपने इंसल्ट का कोई ख़्याल नहीं था। उनको लगा कि अब फैमिली को बचाना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उस लेडी की सुसाइड उस क्यों की गई, क्या रीज़न थे, ये किसी को नहीं पता। लेकिन लोगों का ये कहना था कि वो लेडी किसी बच्चे की तलाश में है। उसे हर बच्चे में अपना बच्चा नज़र आता है। तो हो सकता है कि दीपाली के अंदर भी उसको अपना बच्चा नज़र आ रहा हो। हालाँकि ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात भी थी और काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस की बात भी थी। अगर किसी के साथ गलत हुआ, उसका बच्चा उससे छीना गया, वो भी गलत था। लेकिन एक स्पिरिट एक बच्चे को अगर ज़िंदा बच्चे को अगर खिला रही है, उसको प्यार कर रही है, तो वो भी हम सही नहीं कह सकते, क्योंकि किसी और का बच्चा है। अब जब ये सारी चीज़ों से गुज़र रहे थे, वो एक चीज़ नोटिस कर रहे थे कि दीपाली उस रात काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। उनकी वाइफ़ भी बहुत ज़्यादा बीमार थी। हालाँकि वाइफ़ अगले 2 दिन बाद ठीक हो गई थी, लेकिन दीपाली की जो हालत थी, वो दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, शायद हो सकता है उसे कोई बीमारी हो गई है। वो जाके उसको दवाई दिलाते हैं, डॉक्टर उसको बताता है कि ये हो सकता है वायरल फ़ीवर हो सकता है टाइफाइड हो सकता है ये जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी रिपोर्ट्स में नहीं आया। दीपाली काफ़ी ज़्यादा डल महसूस कर रही थी। जो बच्चा काफ़ी ज़्यादा नटखट था, जो पूरे गाँव की जान था, अचानक से इतना सहमा-सहमा और डरा-डरा हो गया, जैसे मानो किसी ने उसको डरा-धमका दिया हो। अब दीपाली किसी से बात नहीं करती है। उसने खाना खाना भी बंद कर दिया है। वो अगर उठती भी है, वो खुद से बातें करने। वो शीशे में खड़े होके खुद से बातें करती रहती है। बहुत ज़्यादा डरा बहुत ज़्यादा डरावना माहौल है। एक माँ-बाप जो अपनी बेटी को पालते हैं, वो उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो ट्रीटमेंट ही दे सकते हैं। वो मंदिर लेके गए हैं, वो बाबाओं के पास लेके गए, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। धीरे-धीरे उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी। अब वो बिल्कुल खाना बंद कर चुकी है। यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि उसको गाँव लेके जाएँगे। लेकिन जब भी वो डिसाइड करते थे, कुछ ना कुछ अबनॉर्मल दौरा टाइप दीपाली के अंदर आता था और वो उन्हें घर से नहीं निकलने देता था। जैसे मानो वो दोनों मियाँ-बीवी उसी फ्लैट के अंदर ट्रैप्ड हो गए हों। वो बहुत कोशिश करते, लेकिन जब भी अनमोल कोई कड़ा कदम उठाने की कोशिश करते, दीपाली बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती। वहाँ पे उनको दिल्ली के अंदर ही उसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी हो गया था। एक रात जब वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी, तब वो उसे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब उसका डायग्नोज़ हुआ, तो दीपाली को कैंसर निकल के आया। ये बहुत ज़्यादा दुखद खबर थी। उसकी फैमिली पे जैसे मानो पहाड़ टूट गया। यहाँ से उभरना बहुत मुश्किल था क्योंकि एक गरीब परिवार जो अपने सपने लेके एक शहर में आया और शहर में आने के बाद एक ऐसे फ्लैट जिसका नंबर 252 था। फ्लैट नंबर 252 में जब वो आए, उनको नहीं मालूम था कि उनकी ज़िंदगी में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी या घोस्ट एंटिटी उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर देगी। दीपाली को जब कैंसर डायग्नोज़ हुआ, उसके माँ-बाप बहुत ज़्यादा रोए और जब वो रोए तो उसे घर वापस लेके आए। अब फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि अब वो उसे घर लेके जाएँगे। लेकिन घर ले जाने के बाद उनकी वाइफ़ ने कहा कि वहाँ कैसे ट्रीटमेंट कराओगे? हमारे पास जो कुछ भी है, हम अपनी बेटी पे लगाएँगे। सब कुछ उस पे लौटा देंगे। वो कोशिश करते हैं, हर जगह उसे लेके भागते हैं, बड़े से बड़े मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में लेके भागते हैं। उनकी कहते हैं ना कि जहाँ पे शैतान है, वहाँ पे भगवान ज़रूर उतर के आते हैं। जो पड़ोसी जिस रात उनका दरवाज़ा नॉक करने के लिए आया था, शायद उसी के रूप में उन्हें भगवान मिला, क्योंकि वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। वो एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे, वो डॉक्टर थे। हालाँकि डॉक्टर इस बात को कभी नहीं मानते। डॉक्टर होने के नाते भी उन्होंने ये बात मानी कि शायद कोई ना कोई शक्ति ऊपर ज़रूर रहती है। ये भी एक भगवान का चमत्कार था, जिसे आप कह सकते हो। ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं था कि कैंसर स्पेशलिस्ट भी नीचे ही रहते थे। जब उनको ये सारी बातें पता लगी, तो उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट का ज़िम्मा लिया। उसके माँ-बाप को ये आश्वासन दिया कि मैं इसे ठीक करूँगा, लेकिन इसी वक़्त ये फ्लैट छोड़ दो। 252 नंबर ये फ्लैट तुम्हें जीने नहीं देगा। तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन लेगा। जैसे ही वो ये बात सुनते हैं, वो कुछ उनके माँ-बाप
कुछ नहीं सोचते, वो उसी दिन ये फ्लैट खाली कर देते हैं। उससे कम में जाते हैं, उससे कम में रहते हैं, कम खाते हैं, कम पीते हैं, लेकिन अपनी बेटी के साथ रहते हैं। उनकी बेटी आज ऊपर वाले की दया से बिल्कुल ठीक हो गई है। उस फ्लैट को छोड़ने के बाद उस लड़की के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। उसका कैंसर भी ठीक हो गया है। भला हो उस व्यक्ति का जो उनको पहली बार उस फ्लैट में मिला था। लेकिन आज अनमोल अपनी बेटी के साथ वापस बिहार जा चुका है और जब अनमोल की स्टोरी मेरे पास आई, अनमोल काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वो चाहते नहीं थे ये बात किसी को पता लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके मेरे चैनल को चुना कि वो ये बात ज़रूर सबको बताएँगे। तो जिसके साथ ये चीज़ हुई, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत और कलेजा रखना चाहिए, जिसके साथ भी ये चीज़ होती है। आज भी वो फ्लैट नंबर 252 चीखों से गुज़र रहा है। वहाँ हर रात कोई ना कोई चीखता है। मैं एग्ज़ैक्ट लोकेशन आपको नहीं बता सकता, उनकी प्राइवेसी के तहत उनका नाम भी नहीं बता सकता, इसलिए मैंने थोड़ा नाम में भी फेर-बदल किए थे। आपको ये रियल इंसिडेंट सुन के ज़रूर ये सोचने पे मजबूर किया होगा कि हर जगह, हर वक़्त आपको कोई ज़रूर देख रहा है। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और भेज दीजिए अपनी ही कोई एक हॉरर स्टोरी जिसे मैं दुनिया तक पहुँचा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।